बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम हमारे आदरणीय नेता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्वागत करते हैं। साथ में इस मंच पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस संदेश और ट्रेनिंग के इंचार्ज आदरणीय सचिन राव जी। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रागट्य के साथ करेंगे, तो मैं साथियों से कि दीप प्रागट्य की तैयारी करें। अभिषेक भाई इसके ऊपर रख देते हैं जी। फैन बंद कर दो जी। દીપ પ્રાગટ્ય થઈ રહ્યું છે ત્યારે આપ સૌ તાલીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ। थैंक यू। अभी मैं विनती करूंगा हमारे गुजरात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय अमित चावड़ा जी को कि वो सूत की आटी से हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्वागत करेंगे। अभिषेक भाई सूत की आटी साथ में शॉल से सम्मानित करेंगे और हमारे गिर के गुजरात के गिर का एक मोमेंटो है वो देंगे जी। हाँ मोमेंटो અને शॉल मोमेंटो जी। एक बार जोरदार तालियों। હવે હું માનનીય તુષારભાઈ ચૌધરીને વિનંતી કરીશ કે નહીં મીડિયાના મિત્રોને વિનંતી છે લઈ લ્યો તમે શોર્ટ। ઓકે માનનીય તુષારભાઈ ચૌધરીજીને વિનંતી છે કે આપણા કોંગ્રેસ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી અને સંગઠનના પ્રભારી કેસી વેણુગોપાલજીનું શાલ ઓઢાડી સૂતરની આંટી આપી અને મોમેન્ટોથી સ્વાગત કરે। माननीय तुषार भाई चौधरी जी। थैंक यू।
હવે મીડિયાના મિત્રોને નમ્ર વિનંતી છે કે પ્લીઝ આપ વિઝ્યુઅલ થયા છે. થેન્ક યુ જી. હવે મુકુલ વાસનિકજીનું સ્વાગત કરશે મનોજભાઈ જોશી. સૂતરની આંટીથી મનોજભાઈ જોશીને વિનંતી છે કે આપણા આદરણીય મહામંત્રી અને ઇન્ચાર્જ ગુજરાત મુકુલ વાસનિકજીનું સ્વાગત કરશે. તથા પ્રવીણભાઈ રાઠોડને વિનંતી છે કે શોલથી માન્ય મુકુલ વાસનિકજીનું સ્વાગત કરશે. ઝડપથી પ્રવીણભાઈ. એમના પછી શ્રી હિતેશભાઈ વોરાને નમ્ર વિનંતી છે કે સચિન રાવજીનું સૂતરની આંટીથી સ્વાગત કરશે. યસ, પ્રવીણભાઈ મુકુલ વાસનિકજીનું સ્વાગત કરશે. હિતેશભાઈ વોરા શ્રી સચિન રાવજીનું સૂતરની આંટીથી સ્વાગત કરશે. અને સ્નેહલભાઈ ઠાકરે સચિન રાવજીનું સ્વાગત કરશે શાલ આપીને. મીડિયાના મિત્રોને હવે નમ્ર વિનંતી છે કે પ્લીઝ આપ પાર્થિવરાજભાઈ હવે પ્લીઝ તમારા વિઝ્યુઅલ થઈ ગયા હોય તો આપ જઈ શકો છો. પ્લીઝ બધા જ મીડિયાના મિત્રો બધા જ. યસ ભાઈ, મીડિયાના મિત્રો અહીંયાથી બધા. હવે આ કાર્યક્રમમાં સ્વાગત પ્રવચન કરવા માટે હું માનનીય અમિતભાઈ ચાવડા, પ્રદેશ પ્રમુખ, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિને વિનંતી કરીશ કે પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરે અને બધાને સ્વાગત કરે. संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे देश में पहली बार जिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पूरी प्रक्रिया गुजरात से शुरू की गई. हम सब के लिए गौरव की बात है कि उसमें से जो भी प्रक्रिया से बाहर निकल के जो जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए उनकी ये दूसरी प्रशिक्षण शिविर में आज हमारे बीच में हम सबके नेता, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हम सबको मार्गदर्शित करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है. हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं. पूरे देश में यह प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए जिनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है, जो हर छोटी बात को मॉनिटर करके ये प्रक्रिया को अच्छे तरीके से संपन्न हो और उसका आखिरी अंजाम तक ले जाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ऐसे हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का भी हम स्वागत करते हैं. छोटी सी बात से लेके कोई भी प्रक्रिया हो, कोई भी घटना हो, हर समय हमारे बीच में उपस्थित रह के हमें प्रोत्साहन, प्रेरणा, ताकत और मार्गदर्शन देने वाले हमारे संगठन महासचिव इंचार्ज आदरणीय मुकुल वासनिक जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. पूरे देश में प्रशिक्षण के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आरएसएस भाजपा की ये विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ मजबूताई से लड़ने के लिए जो तैयारी कर रहा है, उसमें प्रशिक्षण के लिए पूरे देश में मेहनत करने वाले हमारे सचिन राव जी, विधानसभा कांग्रेस पक्ष के नेता आदरणीय तुषार भाई, प्रदेश कांग्रेस समिति के हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय भरत सिंह भाई, आदरणीय शक्ति सिंह भाई, हमारे सांसद बहन गैनी बहन, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सभी हमारे साथी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालजी भाई, एआईसीसी की तरफ से पूरा ये ट्रेनिंग को कोऑर्डिनेट करने वाले आदरणीय वामसी जी, पूरे देश में संगठन
को फिर से खड़ा करने के लिए, माइक्रो लेवल पे मॉनिटरिंग करने के लिए काम कर रहे हैं आदरणीय शशिकांत सेंथिल जी, इस एरिया के एआईसीसी के इंचार्ज सेक्रेटरी भूपेंद्र मारावी जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी जो गुजरात के सहप्रभारी आदरणीय उषा जी, आदरणीय ओझा जी और सभी जिला अध्यक्ष साथियों का मैं स्वागत करता हूं। हम सब के लिए गौरव की बात है कि ये दूसरी प्रशिक्षण शिविर होने जा रही है। पहले राहुल जी की उपस्थिति में आनंद में भी 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर हुआ। बहुत अच्छे तरीके से सभी जिला अध्यक्षों ने पूरी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करके एक नई ऊर्जा, नए विचार और नई रणनीति के साथ गुजरात में काम करने का शुरू किया है। आदरणीय खड़गे साहब, मैं आप सबको, लीडरशिप को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पार्टी ने जो विश्वास गुजरात में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करके जो एक प्रक्रिया गुजरात से शुरू की है, वो विश्वास को हमारे जिला अध्यक्ष और पूरे प्रदेश कांग्रेस की टीम, हम सब मिलके उसको बहुत अच्छी तरह लोगों के बीच में ले जाएंगे। और पार्टी की जो हमारे से अपेक्षा है कि पार्टी की विचारधारा जन जन तक पहुंचे, जन जन के इश्यू को लेके पार्टी का कार्यकर, पार्टी का नेतृत्व उसके लिए आवाज बनने का काम करे और जहां भी लड़ाई लड़नी है वो लड़ाई का नेतृत्व कांग्रेस का कार्यकर्ता करे। ये विचार को गुजरात से शुरू किया है और गुजरात में हम उसको सफल करके दिखाएंगे। चैलेंजेस बहुत है, लेकिन हमारे नेतृत्व का जो हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, हमारे नेतृत्व का जो हमें समर्थन मिल रहा है, वो चैलेंजेस को हम अच्छी तरह से ताकत से पूरा भी करेंगे। आज हमारे बीच में खड़गे साहब आए हैं, उनका बहुत लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा है, नीचे से लेके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का उनका जो सफर रहा है, उनका भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा, उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलेगी। और मैं सभी जिला अध्यक्षों से विनती करता हूं कि 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर है, हम सब साथ में ही है। 12 तारीख को राहुल जी भी आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ बात करेंगे। अलग अलग विषयों के अलग अलग स्टेट से जो भी एक्सपर्ट है, हमारे लीडर है, वो भी हमारे बीच में आ रहे हैं, वो भी हमें प्रशिक्षित करेंगे। तो सबसे हम कुछ लेके ये मिशन 2027 जो राहुल जी की पार्टी की हमारे पास अपेक्षा है, उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, आदरणीय मुकुल जी और सचिन जी और सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चावड़ा साहब। अब मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और गुजरात के प्रभारी माननीय मुकुल वासनिक जी से विनती करूंगा कि आके अपनी बात रखें। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित चावड़ा जी, कांग्रेस विधायक दल के नेता तुषार चौधरी जी, सचिन राव जी, शशिकांत सेंथिल जी, वामशी चांद रेड्डी जी, गुजरात के प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बने वरिष्ठ साथियों की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सभी सम्मानित साथी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से जिन सचिवों को गुजरात में जिम्मेदारी सौंपी, वे रामकृष्ण ओझा जी, उषा नायडू जी, भूपेंद्र मडावी जी और सभी सम्मानित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, हम सभी की ओर से मैं दिल की गहराइयों से हमारे नेता आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का यहां पर स्वागत करता हूं। ये बड़ा अच्छा मौका है
कि ऐसे समय जहां पर हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर शुरू करने जा रहे हैं, हमारे बीच खरगे जी की उपस्थिति का बहुत मायना होता है। खरगे जी का राजनीति में, कांग्रेस के संगठन में, ब्लॉक के स्तर से, जिले के स्तर से, प्रदेश के स्तर से, राष्ट्रीय स्तर तक के, वो संगठन हो, वो सत्ता हो, वो विपक्ष हो, तमाम पदों पर रहकर जिस समर्पण भाव से उन्होंने संगठन और सत्ता में और विपक्ष में कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली, मैं नहीं समझता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी में इस तरह का कोई और दूसरा व्यक्ति हमारे बीच में उपस्थित हो सकता है। हमारे आदरणीय नेता यहां पर अपना अनुभव बताएंगे, हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं वो बताएंगे, और आने वाले समय में किस रास्ते पर चलना है वो सारी बातें हमारे सामने रखेंगे। खरगे साहब, अप्रैल के शुरुआती दिनों में अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। वहीं पर संगठन सृजन अभियान का गुजरात से शुभारंभ करने का ऐलान हुआ। वरिष्ठ कांग्रेस के साथियों ने जिलों में जाकर तमाम कांग्रेस के साथियों के साथ बातचीत करके अंत में नए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का जून के महीने में नियुक्ति करने का काम हुआ। जुलाई में पहला प्रशिक्षण शिविर 3 दिवसीय वडोदरा जिले में हुआ, और अभी सितंबर में ये 10 दिवसीय शिविर हो रहा। 10 दिवसीय शिविर मेरे राजनीतिक जीवन में मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा शिविर कहीं पर हुआ होगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का। हम किस समर्पण भाव से हमें काम करना है, कौन सी मंजिल तक के हमें पहुंचना है, किस तरह से हमें प्रशिक्षित होना है, किस तरह से हमें लोगों के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाना है, किस तरह से हम लोगों को कांग्रेस के पीछे खड़ा करने का काम करना है, ये तमाम चीजें यहां पर ये 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में चर्चा होगी। सचिन राव कांग्रेस में प्रशिक्षण शिविर की जिम्मेदारी पिछले कुछ सालों में संभाले हैं, उनके साथ शशिकांत सेंथिल जी है, तमाम दूसरे साथी यहां पर है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सोनिया जी और राहुल गांधी जी की उम्मीद हमसे है, जो खरगे जी हमारे से उम्मीद करते हैं, वो उम्मीद पर हम खरा उतरने में कामयाब होंगे। रास्ता कठिन है, लेकिन कठिन रास्ते पर बहादुर लोग ही सक्षम तरीके से काम कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जिन उम्मीदों को लेकर नए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, उन उम्मीदों को हम पूरा करने में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय खरगे जी का, वेणुगोपाल जी के, तमाम साथियों का यहां पर मैं स्वागत करता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद वासनिक साहब। अब मैं विनती करता हूं माननीय केसी वेणुगोपाल जी, संगठन प्रभारी कांग्रेस पार्टी। थैंक यू। परमादरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मुकुल वासनिक जी, पीसीसी अध्यक्ष अमित चावड़ा जी, तुषार जी, सचिन राव जी, हमारा वरिष्ठ नेतागण, पीएसी मेंबर्स, डीसीसी प्रेसिडेंट, सबसे पहले हमारा डीसीसी प्रेसिडेंट नेता को बहुत बधाई देना चाहता है। हम चाहते हैं कांग्रेस का हिस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए। हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, बट
लीडरशिप चाहते हैं, एक नया रास्ता हमारे लिए बनना चाहिए। आप लोग आई थिंक 45 डेज हो चुका आप डीसीसी प्रेसिडेंट मिलने के बाद। बीच में इस दिनों में आपका काम कैसे है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपका प्लान क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट में पार्टी मजबूत करने के लिए आपका प्लान क्या है, इस इश्यू पर सोचना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए। मुकुल जी ऑलरेडी टोल्ड 10 दिन का कैंप नया एक्सपीरियंस है कांग्रेस हिस्ट्री में। कांग्रेस अध्यक्ष एक डीसीसी प्रेसिडेंट्स का कैंप इनागुरेट करने के इधर आ गया, वह भी नया एक्सपीरियंस है इन कांग्रेस हिस्ट्री में। हमारे बीच हमारा प्रेसिडेंट है, हमारे लिए गर्व है। इसी तरह प्रेसिडेंट हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के लिए हमारे साथ है। उनका जीवन यात्रा कब शुरू किया? कैसे लेवल संघर्ष हो गया? एक पढ़ने के लिए एक विषय है हमारा कांग्रेस अध्यक्ष का जीवित यात्रा इटसेल्फ इज ए स्टडी मटेरियल। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू सर, because he started his career with a great struggle, everything lost from the childhood itself, everything lost in the childhood itself. Mother lost, others lost, but with great conviction he started his career. Now also I can say proudly, in his age, he is the number one hard-working leader in the Congress party. Of course, Rahul ji is there. But whenever we are asking Kharge ji, go to Gujarat, go to Madhya Pradesh, go to Haryana without any hesitation, our president is there. Therefore, my point is that this camp is one of the most important turning point in Congress history. This camp भाषण के लिए नहीं है। Sachin Rao is here. I think we have already, हमारे पास रिकॉर्ड है आप लोग का 40 डेज। पुराना समय में काम करना वाला है, काम नहीं करना वाला भी है पार्टी में। काम करना वाले के लिए प्रोत्साहन नहीं है, काम करना नहीं वाले के लिए शिक्षण भी नहीं है। Now we are going to change that. Those who are doing the work, we will appreciate them, we will give promotion to them. Those who are not doing the work, with great humble request, we are asking them to relieve the post. One president is not coming for far in this camp. Last camp also he is not present. We are going to change him immediately. This is what our decision, I am telling you very clearly. हमारे पास रिपोर्ट है आपके साथ, आपका सोशल मीडिया, आपका काम कैसे है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में, बूथ, ब्लॉक, मंडल, कॉन्स्टिट्यूशन में आपका रोल कैसे है। चार पैरामीटर में we are verifying. Therefore, I am telling to you frankly, Congress President also know about it, given the report of CP also. Some people are lacking organizational work and digital media work. Well, it is a time to improve for you people also. I don't want to name anybody, but
only out of this 41, 12 people are on first class, I am telling you, first number in all aspects. There were entire country, because Rahul Gandhi ji and Honorable Congress President, they want at least minimum 850 powerful, strong DCC president in the country. You are not like old DCC president. Directly monitoring by the AICC. AICC only selected you, not any leader. We are respecting leaders. We have to work with our leaders. But your duty is to strengthen the Congress party. Come what may. Don't involve group activities. Everybody has to work together. Gujarat is I think after 2 years, not in 2 years, we are going for election. तो हमारा एक ही लक्ष्य है, पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ, मंडल, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कार्यकर्ता एक ही साथ लड़ने के लिए सब. Therefore, I think now entire country witnessing a big agitation because you know vote chori program is going on everywhere. I think Gujarat also done that. Create a big momentum all over India by Congress workers. Every Congress worker is proud of our leader Rahul Gandhi now. The way in which he took up that issue and built up that issue and the yatra he had done in Bihar create a big momentum all over the country. We need to keep that momentum. In Gujarat also, block, mandal, district, everywhere, we need to keep the momentum. So that's why I'm not going to, I will come again and have a clear-cut organizational discussion with you people. Now Honorable Congress President is here. We are all here to hear him. Though I think this camp, you have to take it, this camp is a turning point in all of your life, political life. Each DCC president has to think about that. In your political life, this training camp is going to be one of the milestone of your yatra. Therefore, be active, be passive, and very much involved in the discussions and everything. With these words, we are expecting because we have done in Gujarat first, इसके बाद मध्य प्रदेश हरियाणा हो चुका, now 5 जगह में हम शुरू किया. Within 3 months, entire country having a selected DCC presidents. We are expecting big result from Gujarat DCC president. Be active, be strong. Nobody can defeat us. With these words, once again, I am congratulating all of you. Thank you very much. Jai Hind. थैंक यू सो मच सर. अब मैं विनती करता हूं गुजरात भारत की संसद में विरोध पक्ष के नेता, हमारे पुरोधा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे आदरणीय माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कि वो अपने शब्दों से हमें प्रोत्साहित करें, हमें मार्गदर्शित करें. नाम देना. आज के इस शिविर का उद्घाटन के संदर्भ में उपस्थित नेतागण, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी,
इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी और हमारे सीनियर नेता श्री मुकुल वासनिक जी, इस ट्रेनिंग कार्यक्रम के जो इसको चलाने वाले श्री सचिन राव जी, पीसीसी प्रेसिडेंट श्री अमित चावड़ा जी, सीएलपी लीडर तुषार चौधरी जी, सभी नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष, पीएससी मेंबर्स एवं एआईसीसी आए पदाधिकारी और जो भी संगठन का व्यवस्था में लगे हुए हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन के भाइयों और बहनों, संगठन सृजन अभियान से अब 2 चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप लोग भाग ले रहे हैं। सभी जिला अध्यक्षों को मेरी ये शुभकामना है। मैं आपको शुभकामना देता हूं क्योंकि आप कष्ट उठाकर यहां पर आए हैं। इससे पहले आनंद में आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। राहुल गांधी जी उसमें आकर आपको संबोधित किए थे। साथियों, ये वर्ष गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी का साल है। वे बेलगाम यानी कर्नाटक हमारे स्टेट में अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, जिस जगह महात्मा गांधी जी ने पहला अध्यक्ष पद वहां पर स्वीकारा था। इससे पहले कहीं अध्यक्ष पद पे वो नहीं थे, एक ही बार बने, वो बेलगाम में, और उसको 100 साल होने जा रहे हैं। इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है जिस धरती से गांधी जी आए और अध्यक्ष बने हमारे स्टेट में, तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि ऐसे महान नेता मेरे पास आए और उसका जन्म शताब्दी भी हम हर जगह मना रहे हैं। भाइयों, हमने 2025 को संगठन निर्माण का साल घोषित किया और फिर अहमदाबाद में एआईसीसी अधिवेशन भी किया और वहां भी आपने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करके यशस्वी बनाया। इसलिए आप सभी को फिर मैं धन्यवाद देता हूं। संगठन निर्माण के लिए गुजरात को ही चुना क्यों? ये गांधी जी, सरदार पटेल और दादा भाई नौरोजी की पुण्य भूमि है। संविधान बनने के पहले गांधी जी ने कहा था, जो नीचे पड़े हैं उनको ऊपर उठाना कांग्रेस का काम है। सबको बराबरी की जगह पर लाकर खड़ा करना है और ये सोच गांधी जी की थी और इसीलिए हम लोग गांधी जी के राज्य से ही ये प्रारंभ कर रहे हैं। ये एक शुभ संकेत है। तो इसीलिए ये ट्रेनिंग बहुत महत्व रखती है। सरदार पटेल जी का भी कहना यही था। कराची के अधिवेशन में
उन्होंने जब ये फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन मूव कर रहे थे, उस पर प्रस्तावित पारित हुआ था, तब संविधान बना तो इन बातों को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने सीरियसली लेकर उनके दिए हुए फंडामेंटल राइट्स के जितने भी सूचनाएं थे वो संविधान में हम लोगों ने स्वीकार किया, बाबा साहब अंबेडकर ने स्वीकार किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वीकार किया। ये वो धरती है जो संविधान में मूलभूत हकों को देने वाली एक धरती है। कांग्रेस के संगठन में जिला अध्यक्षों की लिस्ट पर नजर डालेंगे तो देखेंगे भारत रत्न। ये पुरानी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इससे पहले जो भी अध्यक्ष लोग हो गए और वो भारत रत्न तक पहुंचे हैं, जो पुरुषोत्तम दास टंडन, लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद वल्लभ पंत जी और तमाम प्रांतों के बड़े नेता जिला अध्यक्ष रहे हैं। मैं खुद मंत्री रहते हुए जिला अध्यक्ष था। मैं ये बड़े नाम इसलिए बता रहा हूं, वो किसी भी ऊंच पदवी पे गए तो भी नीचे ग्राउंड लेवल पे जो काम करना है उसको उन्होंने स्वीकार करके पार्टी को बढ़ाया। इसीलिए ये पद छोटा है, इससे और कोई पद हमको मिलना चाहिए। ये जो कहते हैं उनको सोचना है कि पद आप काम करते जाओ, पद मिलते जाता है। कभी कभी ऐसा ही होता है कि जब हम 5 लोग बैठे हैं, अगर बीच में की कुर्सी एक ही है तो उसमें मुझे आप ही लोग बिठाते हैं, तो बाकी के हमारे साथियां हमारे साथ रहते हैं। तो कहने का मकसद क्या है, किसी एक को मिलता है लेकिन उससे पार्टी को मजबूती मिलती है आपके प्रोत्साहन के वजह से। और वो व्यक्ति ये भी नहीं समझना चाहिए कि चलो मैं प्रेसिडेंट हूं, चलो मैं पीसीसी प्रेसिडेंट हूं, चलो मैं सीएलपी लीडर, ये नहीं। ये सब लोग आप जो है कांग्रेस पार्टी के वर्कर के वजह से हो या और एआईसीसी के वजह से आप है। इसीलिए हमेशा राहुल गांधी जी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत महत्व देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसा कैसा कभी हम गलतियां नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि ये तो शुरुआत है, यहां से फर्स्ट, तो इसीलिए आप सुधार ले सकते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में 9 लोग पीछे हैं। 9 लोग, 41 लोगों में से 9 लोग पीछे हैं, जो हम अपेक्षा करते हैं उससे भी वो अलग है, यानी वो अपेक्षा के साथ ऊपर नहीं है। मैं नाम पढ़ने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लेता, क्योंकि अच्छा भी नहीं कि ये हर जगह गांधीनगर से लेके उसके बाद आनंद ये सभी है, वो बाद में हमारे सेक्रेटरीज और यहाँ के इंचार्ज सेक्रेटरीज आपको देंगे। उसी के बाद परफॉर्मेंस में 6 डिस्ट्रिक्ट पीछे हैं, 41 लोगों में ही। और आपको जो रैंकिंग दिया गया है उसमें जरा पानी लो।
रैंकिंग जो दिया गया है 41 में 9 लोग फर्स्ट क्लास में हैं, नंबर 1 पे हैं, 11 लोग नंबर 2 पे हैं और 19 लोग 3 से ऊपर है, 1 या 2 7 8 9 बस। तो मैं ये इसलिए आते ही मेरे को जो दिए मैं थोड़ा पढ़ा और बोला कि ये क्या है। तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब ने बताया, साहब ये परफॉर्मेंस है और ये ऑर्गेनाइजिंग डेवलपमेंट है और ये रैंकिंग है, उन्होंने जो जो काम किया। अब इसी के ऊपर आपका अंदाजा हो और ट्रेनिंग करने वालों को भी मैं बोलूंगा कि इसका ध्यान रखे और जो लोग काम नहीं करना चाहते और आप लोग जनता पे थोपना चाहते हैं तो ये नहीं होगा। अगर ऐसे लोग हैं, मुकुल जी, आप और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिलके फौरन ऐसे लोगों को निकाल दो, क्योंकि एक सड़ा आम सारे को जो टोकरी में रहते सब आम को खराब कर देता। तो इसीलिए जो जल्दी जाने वाले हैं जाओ, दूसरे को उसमें वहां पर लाइए। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि ट्रेनिंग के बगैर कुछ नहीं होता। ये नेहरू जी खुद अपने भाषण में कहे, वल्लभ भाई पटेल जी कहे और कई बार गांधी जी कहे हैं। इसीलिए ये संगठन की जो ट्रेनिंग है इसको बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने कांग्रेस के इतिहास से लेकर रचनात्मक कार्यक्रम और विदेश नीति पर बाकायदा पाठ्यक्रम तैयार किया था। वे चाहते थे कि कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता विभिन्न दलों के विचारधारा के बारे में पूरी जानकारी रखे थे और प्रधानमंत्री रहते हुए 1956 में पंडित नेहरू जी नरोरा में एक बड़े प्रशिक्षण शिविर में 3 दिन रहे थे। एक प्रधानमंत्री होके ट्रेनिंग सेंटर में 3 दिन रहना ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। अब हमारे पास क्या होता, बहुत से देखता हूं मैं ट्रेनिंग, पहले दिन फुल अटेंडेंस, दूसरे दिन 90%, तीसरे दिन 80%, लास्ट में जब भाषण होता तब फिर 100%, बीच में गायब, कोई आया कोई गया। अरे ऐसा नहीं चलता भाई। आप डिवोटेड रहो। किसी भी एक काम को जब आप लेते हैं, किसी एक आइडियोलॉजी पे विश्वास रखते हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए सब कुछ आपको देना पड़ता है। यह आपके लिए है। अगर संविधान बचा तो किसके लिए बचेगा? हमारे लिए। लोकतंत्र बचेगा तो किसके लिए बचेगा? हमारे लिए। तो इसको बचाने वाले लोग हम हैं और इसको खत्म करने वाले लोग दूसरे यहीं के हैं, गुजरात के। इसीलिए मैं कहीं अभी मीडिया के लोग मुझे पूछे, मैं उनसे 2 बात बोला। भाई गुजरात एक बहुत बड़ा आदर्श स्टेट है हमारे लिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने हमारा स्वतंत्रता हासिल करके हमको दी, आजादी के लिए लड़े और आखिरी में उनके छाती में 3 से गोलियां डालकर मार दिए। ऐसी एक फिलॉसफी है। और वो जो महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिए किया, वो बहुत बड़ा देन पूरे देश के लिए है। यह हमको सोचना होगा। महात्मा गांधी जी एक और सबको इकट्ठा करने वाले
जूनागढ़ से लेकर हैदराबाद स्टेट तक जो आजादी के वक्त वो ये चाहते थे पाकिस्तान ज्वाइन होना, यही इसी धरती पे जूनागढ़ से लेकर मैं जिस जगह से आता हूं हैदराबाद एरिया, ये लोग पाकिस्तान ज्वाइन होना चाहते थे। लेकिन वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलके सारे देश के जितने भी छोटे मोटे रजवाड़े थे 565 या कुछ टोटल, उनको एक बनाया। वो महापुरुष भी इसी गुजरात का है। जो आजादी दिलाया वो भी गुजरात का ही है। जो एक किया सबको वो भी गुजरात का है। ये दो महत्व व्यक्ति हमारे कांग्रेस में पैदा हो गए। लेकिन आपने दूसरे दो दिए हमको। अरे क्यों हंस रहे? अभी मैं कुछ बोला ही नहीं। लेकिन दूसरे आप दो दिए। जो आजादी गांधी जी ने हमको दिलाई वो आजादी के खिलाफ और स्वतंत्रता के खिलाफ, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं या नहीं? वो भी कहां के हैं? वो भी गुजरात की है। और एक है दूसरा आदमी, सब कुछ मुझे ही होना, होम मिनिस्ट्री मुझे ही होना, फाइनेंस मिनिस्ट्री में से मुझे ही होना, कोऑपरेशन मिनिस्टर्स में मुझे ही होना, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर मुझे कंट्रोल में होना, यहां तक अगर चांस मिला तो आर्मी में मेरे कंट्रोल में होना। बोलने वाला व्यक्ति, संविधान को ध्वंस करने वाला व्यक्ति और लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग भी, वो दो लोग भी यहीं के हैं। इनके खिलाफ आपको लड़ना है, उसूलों के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ नहीं। व्यक्ति हम चाहते हैं कोई एक चाय बेचने वाला आदमी का बेटा अगर प्रधानमंत्री इस देश का बनता है, गर्व की बात है। अरे भाई ठीक है, फिर मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं, मैं अपोजिशन लीडर हूं, 10 साल से मैं यही काम कर रहा हूं, उन्होंने प्रधानमंत्री। लेकिन आपकी सोच जो गांधी जी देश के लिए आजादी दिलाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दिलाए और वल्लभ भाई पटेल एक करे, तुम उसको तोड़ रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो। तो इसीलिए इस आइडियोलॉजी को बचाने के लिए गांधी के विचारधारा को, वल्लभ भाई के विचारधारा को, नेहरू जी के विचारधारा को ये बचाना जरूरी है। और इसके लिए आप पढ़ना जरूरी है, इसके लिए दूसरों को पढ़ाना जरूरी है। तो इसीलिए तो ये शिविर, ये 10 दिन का उन्होंने किया है। लेकिन मैं चाहता था कि कम से कम ये थोड़ा विस्तार बनना चाहिए, क्योंकि हम इतने जरा गरीब पार्टी है, एकदम हमारे पास बहुत कुछ साधन नहीं है। तो इसमें थोड़े और ऐड करके अगर कर देते तो अच्छा होता। चलो आप कितने भी हो, थोड़े हो ज्यादा हो, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आइंदा जरा ख्याल रखिए, क्योंकि अब राहुल जी आएंगे 2 बार, मैं आया 1 बार, फिर आप रहेंगे। इतना सब हम इतना शक्ति बल एक ही स्टेट में और सिर्फ 41 लोगों को ही नहीं दे सकते। इसीलिए इसमें थोड़ा और ऐड करके, जिन जिन लोगों को हमको ऐड करना है वो करके जरा बड़ा बनाइए, ताकि सबको समझ में आए। दूसरा, मैंने अभी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1956 में नरोरा में एक बड़े प्रशिक्षण शिविर में 3 दिन रहे थे, और शिविर के समापन भाषण में नेहरू जी ने ये कहा था, मैं कहूंगा 1920 से 1940 के दौरान
गांधी जी के प्रेरक नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर अनुशासन में बांधा गया। डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। सुने चले गए ये नहीं। अरे भाई, इस देश को बचाएंगे तो ही आप भी बचेंगे, आप भी वोट डालेंगे। एक जमाना ऐसा था, आपको कोई वोटिंग का अधिकार नहीं था, महिलाओं का अधिकार नहीं था, मिसेस पटेल आपको भी अधिकार नहीं था। ये अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, संविधान ने दिया, नेहरू जी ने दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। चाहे वो महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे काम के मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, सबको अगर वोट का अधिकार जो मिला है, जो पॉलिटिकल पावर का वेपन आपको जो मिला है, वो कांग्रेस पार्टी के वजह से और हमारे नेताओं के वजह से। ये आप ध्यान में रख के इसका प्रचार करना जरूरी है, नहीं तो इसके पहले कुछ नहीं था। और हमारे ही पार्टी में बहुत से लोग इसके विरोध में भी थे। क्यों भाई, पढ़े लिखे नहीं, वो नहीं, उनको कैसा देते। अरे जब अमेरिका का चर्चिल कहता था, अरे वहां तो पढ़े लिखे लोग नहीं, सब इलिटरेट लोग हैं, ऐसे लोगों के हाथ में डेमोक्रेसी देकर वहां पर कितने दिन चलेगा, ये 1 महीने 2 महीने में कोलैप्स हो जाएगा। यही बात चर्चिल ने कही थी। लेकिन आज ये प्रूव हुआ कि हम यूके के आगे हैं। यूके को जो उनके पास आजादी बहुत दिन पहले हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने औरतों को, महिलाओं को वोटिंग का पावर बहुत बाद में दिया। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बाद में दिया, रिसेंटली दिया। ब्राजील में बहुत रिसेंटली दिया, और अमेरिका में भी बाद में दिया, स्वातंत्र मिलने के बाद बहुत दिन के बाद दिया। अरे ये एक ही कंट्री ऐसी है जहां हमारे नेता लोग जिस दिन संविधान को लागू किया, उस दिन से वोटिंग का अधिकार आपको मिला, और यही वोटिंग का अधिकार से आज तक हमारी डेमोक्रेसी जिंदा है। और इसको खत्म करने के लिए चंद लोग कोशिश कर रहे हैं। आप कृपया उसको मौका मत दो, लड़ना है हमको। इसीलिए तो ये जो गांधी जी का, नेहरू जी का कहना था कि जिसको काम करना है उसे सलीके से ट्रेंड होना जरूरी है। और सरदार पटेल जी का भी मत, संगठन के बिना संख्या बल बेकार है। वे एकता और अनुशासन पर बल देते थे। नेहरू जी की सोच थी, नो पार्टी कैन कंटिन्यू टू फंक्शन अनलेस it reorients itself by making adjustments in line with the progress of events. No party can continue to function unless it reorients itself by making adjustments in line with the progress of events. समय के साथ हमको चलना है, और समय के साथ हमारे पास काम करने की क्षमता होना चाहिए। इसीलिए जुनाइड जो हमारा जिला यूनिट है, ये काम करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। और खास करके ये मतदाता सूचियों में बूथ लेवल पे अपने लोगों की क्या हाल है, वोटर लिस्ट की क्या हाल है। क्योंकि जिसके लिए राहुल जी ने लड़ा, आज वो पार्लियामेंट ने भी स्वीकार किया कि भाई सभी डॉक्यूमेंट, 12 के 12 डॉक्यूमेंट्स वोटर लिस्ट में वोट डालने के लिए चलेंगे। ये कैसा मिला? ये लड़ाई से मिला।
वो जो लड़ते चले गए, हजारों किलोमीटर लड़े चले, कोई चला आज तक देश में? कोई पार्टी वाला नहीं चला, सिवाय एक महात्मा गांधी जी जो अपने स्वराज लेने के लिए उन्होंने जो अपना पादयात्रा की थी, उसके बाद उससे ज्यादा लंबा अगर किसी ने किया वो राहुल गांधी ने किया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर बंबई तक, और उसके बाद में फिर जो संविधान के लिए हर जगह जाकर वो जागृति पैदा की। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये नारा कई के लिए दिया कि इससे ही हमारी भलाई है, तो ये जरूरी है। ये मुहिम भी उन्होंने चलाई, ये SIR मुहिम भी उन्होंने चला, 4 मुहिम उन्होंने चलाई। कोई लीडर आज तक किसी पार्टी का इतना मेहनत करके नहीं किया, लेकिन फिर भी हम रोते ही रहते हैं। क्या हुआ? क्या साहब, कोई पूछने वाला ही नहीं। हम इतना काम कर रहे हैं। क्या भाई आप टोकरी ढो लेके उधर इधर मजदूरी कर रहे हैं? आप बुद्धिमान हो, इसीलिए आपको उस जगह बिठाया गया है। आप आगे बढ़ते जाओ, काम करते जाओ, और आपके वजह से पार्टी को मजबूती, और पार्टी को जब मजबूती मिलती है उससे बहुत बड़ा हमारा फायदा होगा। और हर लोग, ये 140 साल का इतिहास है, तो इसीलिए मैं ज्यादा आपको पार्टी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वो आपके सेमिनार में सब बताएंगे और कहेंगे। लेकिन आज कांग्रेस के खिलाफ वही ब्रिटिश के एजेंट लोग हैं, जो लोग गांधी और नेहरू के खिलाफ थे, आजादी के खिलाफ थे, वही लोग आज कांग्रेस के खिलाफ है, उनके उसूलों के खिलाफ है। इसको हमको, ये विचारधारा को हमको ये कहना है उनको कि हमारी विचारधारा को अगर धक्का लगा, पूरे देश को धक्का लगता है। तो भाइयों, मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप मजबूत रहो। मजबूत राष्ट्र है, इसको कमजोर करने वाला व्यक्ति यहीं से आया है। मैं दोष हमारे लोगों को नहीं देता, यहाँ के प्रजा को नहीं, दोष हमारा है। हम कन्विंस करने में फेल हुए, या मैं काम करने में कमजोर हुआ, यह मुझे कभी कभी लगता है। खैर, मैं तो एक इलेक्शन करूंगा या कुछ, क्योंकि मेरा तो अब 84 चल रहा है, तो आगे बहुत दिन कम है टारगेट रीच करने के लिए। मैं फिर आपके कंधे पे बैठ के चलूंगा वो टारगेट रीच करने के। तो मैं ये कहूं रहा कि आदमी में उत्साह होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। जब तक जिस व्यक्ति में स्वाभिमान नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर सकता। मैं छोटा था, 6 साल का होऊंगा या 5 साल, 5-7, रजाकारों ने आके हमारा घर जलाया। मैं किसी झाड़ के नीचे खेल रहा था, धर्मशाला होते हमारे पास, धर्मशाला के पास खेल रहा था, वही बौड़ी थी, तो हमारा घर धर्मशाला से दूर था जरा, तो वहां बच्चों के साथ खेल रहा था। तो आकर के लोग आ गए, वो हम लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, ऐसा कोई नहीं था, गरीब लोग थे, और कोई क्या कुछ नहीं कर सकता अपने को, ऐसा एक हमारे पिताजी उनके दिमाग में थे। तो उन्होंने खेती में काम करते वहां थे, हमारे घर में मेरी माता खाना पकाते वहां थे,
हमारे चाचा ये बॉडी से पानी लाकर वो उस वक्त तो इससे डाल देते थे, ये तांबे के जो ये होते थे उससे डाल। तो मेरे चाचा, मेरी बहन, मेरे माता और एक चाचा, ये सभी लोग घर के अंदर थे और हम लोग इधर, मैं और मेरे पिताजी बाहर थे। उन्होंने घोड़े पे एक 50 घोड़े खट 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 करके आए। जाते जाते जो घर, हमारा घर कॉर्नर पे था, थोड़ा बाहर के हिस्से में, तो जाते जाते मशाल बोलते ना, आपके पास क्या बोलते, हाँ, वो मशाल सब लोगों ने फेंक दिया, एक 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 ऐसा, एक 10-20 मशाल फेंक दिए, पूरा घर जल गया। और किसी ने, मैं रो रहा था, ये सब हमारे पिताजी ने बताया। फिर आप बोलेंगे कि आपका तो ये उम्र है, उस वक्त कैसा याद है। हमारे पिता ने ये बताया, बेटा तू बच गया क्योंकि मैं खेती में था, तू खेल रहा था, तेरी माँ गई, तेरी बहन गई और तेरे चाचा गए और बड़े चाचा गए। अब हमारे को इस गांव में कोई घर नहीं है, अब किसी और घर गांव को चलेंगे। तो हम रोते करते चले। फिर बाद में हम ये सोचे कि थोड़े दिन हमारे पिताजी ने सोचा जंगल में रहेंगे। यहाँ जैसा बड़ा जंगल है, वो तो छोटे जंगल और टाड़ी के जंगल रहते उधर, घने, वो भी बारिश के दिन में, क्योंकि हमारे को आजादी, हमारा इंडिपेंडेंस डे 17 तारीख को है, सितंबर। आपको 15 अगस्त 1947, हमारा आजादी 13 सितंबर 1948 है। 13 महीने के बाद हमको आजादी मिली। तो तब तक एक साल उधर इधर घूमते, कभी सेंधी के वन में, कभी तालाब के पास, ऐसा ही गुजारते। इवन सोने के लिए ये नहीं है, बिछाने के लिए। तो हमारे पिताजी ये झाड़ के जो ताड़ी के पत्ते होते हैं, वो एक को एक लगाकर वो उसके ऊपर मुझे सुलाते थे और वो बाहर जाते थे, क्योंकि साथ में अगर रहे, फिर कोई रजाकार आ गए आवाज सुन के, तो जाते जाते वक्त ये करते थे कि भाई ये रोना नहीं बच्चा, तो ये टॉडी का एक गिलास पिला के सुला के जाते थे और कंबल उनके पास जो थी वो उसके ऊपर बिछा के चले जाते थे। फिर बाद में हमने, हमारे पिताजी बोले यहाँ रहना मुश्किल है, तो तब हमने पूना गए, जहां पर हमारे और एक चाचा रेजिमेंट में काम करते थे, मार रेजिमेंट, ये खड़की बोल के, खड़की पूना के, वहां हमारे चाचा होंगे, हम चले जाएंगे। तो वहां हम चले गए। वहां चले जाने पहुंचने तक उन्होंने 15 अगस्त 1947 में आजादी मिलने से वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेके 6 महीने पहले ही वहां से छूटे थे। तो हम वहां पहुंचे और वो हमारे पिताजी जिसके पास जाना, वो रजिस्टर में पूछे कि इसकी एड्रेस कहाँ है, यहाँ से तो छूटा, लेकिन इन्हें कहाँ पहुंचा, कौन कहाँ जाता हूं बोल के, वो डेस्टिनी, क्या बोलते, डिस्टेंस, हाँ डेस्टिनेशन, सॉरी डेस्टिनेशन नहीं लिखे। तो अब हम परेशान हो गए। उधर से नांदेड़ से होते हुए इधर पहुंचे, तो हम पहुंचने तक हमारे चाचा उधर चले गए। फिर हम परेशान हो गए। फिर दूसरे रेल पकड़े और दूसरा रेल पकड़ के फिर हम गुलबर्गा पहुंचे। 2 ही थे, पिताजी रोटी बनाना, पिताजी दाल बनाना, रोते हुए बच्चों को उन्होंने ही खिलाना, और मैं किसी को ये मेरी माँ है बोल के
जाके रो नहीं सकता था उनके पास। ये मेरी बहन है, मुझे लगा लेगी, ये भी नहीं। ये मेरा चाचा है, उसका आश्रय मुझे मिलेगा, ये भी नहीं। अकेला आदमी। और मैं पूरा हमारे पिताजी को क्रेडिट देता हूं, अकेला मेरे सिर्फ पिता ने मुझे यहां तक लाया। और उन्होंने बोला, बेटा तेरे को पढ़ना है। हम बोले पढ़ेंगे। तो उनको मिल में, टेक्सटाइल मिल में कार्डिंग डिपार्टमेंट बोल के एक होती है, तो मोटा ये तुम्हारे कॉटन जो रहता है, इसका एक बड़ा बीम कॉटन का बनाने के बाद फिर उससे जो निकलता है छोटा एक कार्डिंग डिपार्टमेंट, फिर उससे कम धागे वाला निकलता है, और उससे वारपिन और कम धागे का निकलता है, फिर उसके बाद वो कपड़ा ऐसा बनता है। वो डिपार्टमेंट में हमारे पिताजी को नौकरी मिली। तो हमारे पिताजी ने गवर्नमेंट स्कूल में मत जाना, मैं आपको प्राइवेट में भेजना चाहता हूँ। हमारे को कुछ मालूम नहीं था, प्राइवेट क्या गवर्नमेंट क्या, बच्चों के साथ जो पढ़ना है किधर भी डाली। तो वहां पर नूतन विद्यालय बोल के स्कूल था, वो ब्राह्मण डोमिनेटेड था। तो वो लोग खास करके गांधी जी के मौत के बाद बहुत से लोग हैदराबाद, गुलबर्गा, रायचूर इधर भाग कर आए थे, खासकर पुणे के लोग। तो वो लोग टीचर वहीं बने। तो हमारे कांग्रेस के एक बड़े नेता थे वहाँ, स्वामी रामानंद तीर्थ, जो हमारे नरसिंह राव के गुरु, वो उन्होंने स्कूल एक दो तीन जगह निकाला था, प्राइवेट स्कूल, उसमें हम शामिल हो गए। और हमारे पिताजी ने बोला कि मैं फीस देता हूँ इसकी, आप इसको ले लो। तो मैं प्राइवेट स्कूल में फीस देकर मेरे पिताजी ने पढ़ाया। जब भूखे बाहर से आते थे, कोई घर में पूछने वाली माँ नहीं थी, या कोई रोते हुए बच्चे को आंखों पूछने के लिए बहन भी नहीं थी, कोई भी नहीं था। हम ही आना, हम ही जाना। 15-15 किलोमीटर रोज चलते थे, 7-8 किलोमीटर चलना, 7-8 किलोमीटर आना, फिर स्कूल में खेलना, ये सब। तो ये रहते हुए भी मेरे को पॉलिटिक्स का बड़ा ये था, किसी हालत में पॉलिटिक्स में काम करना। एज ए स्टूडेंट मैं उस वक्त घर घर जाकर पर्चे बांटता था, और ये लेकर, पहले तो गोंद नहीं मिलती थी हमको, ये एक आटे इसका लाई लेके एक भगोने में उसको सब बोलकर, ऐसा जहां भी अच्छा दिखता है वहां लगाना पोस्टर। वो फिर रात में कोई तो निकाल देते थे, फिर सुबह ले जाके लगाना। ऐसा करते करते पॉलिटिक्स में ये स्टूडेंट्स यूनियन में आया, मैं जनरल सेक्रेटरी बना। उसके बाद में लेबर, जहां हमारे पिताजी काम करते थे, वो रिटायर होने के बाद मैं खुद वहां पर इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन बना, वहां मैं चुन के आया, वहां पर का प्रेसिडेंट बना। ऐसा होते होते स्टूडेंट्स यूनियन मेरे कब्जे में, लेबर यूनियन मेरे कब्जे में, और ऐसा करते हुए जब कांग्रेस दो भाग हो गए, तब 69 में हमारे लोग बोलने लगे, आप चुप मत बैठिए, खड़गे जी आप कुछ भी करो, इंदिरा गांधी आने वाली है, इंदिरा गांधी। अरे मैं बोला, आजू बाजू तो दुश्मन बहुत है हमारे। वो वीरेंद्र पाटिल थे, वो हमारे खिलाफ थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, और हमारे निजलिंगप्पा थे, वो भी खिलाफ थे, और यहाँ का आपका गुजरात का उस वक्त का चीफ मिनिस्टर नहीं, और एक
मोरारजी देसाई का शिष्य था। हाँ, पटेल वो भी थे। हाँ, हितेंद्र ने। तो ये लोग एक सिंडिकेट बनाए जैसा बनाए, इधर ये, उधर वीरेंद्र पाटिल, अतुल्य घोष, एसके पाटिल, ये सब इनका एक बना गुट, और उनके गुट के लोग कोई आते नहीं थे सामने। तो फिर हम बच्चे बच्चे यंगस्टर सब मिलके उस पार्टी को मजबूत किए, जिस पार्टी में 1000 लोग भी आने को तैयार नहीं थे। 69 की बात करता हूं, 69, जब मैडम गांधी जी, इंदिरा गांधी आई गुलबर्गा ड्रॉट पीरियड में टूर करने, तो हमने उनको बुलाया। उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं रहते थे, कन्वेनर, वो उसने बुलाया। तो टाउन हॉल इससे जरा बड़ा था, उस टाउन हॉल में लोग कम थे, तो हमने बोला मिलके मजदूरों को भर देंगे। पूरा मिलके मजदूर, यूनियन के बच्चे, उनको इनको भर के बड़ा ये कर दिए। देखने के बाद मैडम को भी तसल्ली हुई, जिस गांव में कांग्रेस वो का चीफ मिनिस्टर रहता है, उस गांव में अगर मेरे को इतने लोग मिल रहे तो मैं पार्टी यहां बनूंगी। तब उन्होंने हमारे जैसे यंगस्टर जो भी बैठे हुए थे सबको बुला के, तुम सभी काम करो, तुमको बहुत भविष्य है आगे में, तो आप लड़ते रहो, मैं आपके पीछे हूं, डरो मत। तो उसी दिन मुझे एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिटी गुलबर्गे का बनाए। 69 में मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट बना। फिर उसके बाद मुझे टिकट मिला 72 में। 72 में कांग्रेस ने जो टिकट दी उसको मैं आज तक हिफाजत करके वैसा ही रखा। 11 इलेक्शन हो गए, 12 इलेक्शन मैं जीतते ही आया। एक ही इलेक्शन मेरा खराब हो गया, वो गुजरात के आदमी ने मेरा खराब कर दिया। हाँ, तो ऐसी कहानी है। और मेरे को इमीडिएटली चेयरमैन बनाए देवराज अरस ने। फिर उसके बाद में 2 साल में मिनिस्टर बना मैं एजुकेशन। फिर उसके बाद मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी बना। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप काम करते गए निष्ठा से और डरे बगैर, आपका टारगेट एक ही होना, वो मैं काम जो कर रहा हूं उसको अचीव करके रखूंगा। ये जब आपके दिल में ठस के बैठेगा, उस वक्त आप जरूर अपने काम कर सकते हो। तब वो डीसीसी प्रेसिडेंट भी बना, मिनिस्टर भी बना, और उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट बना, क्योंकि वो मेरे खिलाफ जो थे वो वीरेंद्र पाटिल हमारे पार्टी में आके प्रेसिडेंट बने। एक ही गांव में हम, और एक ही रास्ता बीच में, उनका घर उधर मेरा घर इधर। ऐसा हुआ। जिस आदमी को हम सालों से गालियां देते फिरे, 69 से लेकर 80 तक, वो आदमी ही प्रेसिडेंट आके बैठा, वो आदमी चीफ मिनिस्टर बना। जब हम चीफ मिनिस्टर भी बने नहीं, सॉरी मिनिस्टर भी नहीं बने, इससे पहले देवराज अरस के कैबिनेट में भी था, चेयरमैन सब। 8 साल था मैं उस वक्त उनके पीरियड में भी। तो वो आदमी आके बैठा तो बैठा, फिर उनको 80 में गुलबर्गे से ही टिकट दिए पार्लियामेंट का। तो हम 8 एमएलए यंगस्टर, उसमें एक नहीं आए, 7 लोग जाकर हम इंदिरा गांधी से बोले कुछ भी करो, इस आदमी को हमारे पास टिकट नहीं देना चाहिए। उन्होंने बोला क्यों? तो मैंने बोला मैडम इसको तो हम घर घर जाके गालियां दिए, गली गली गालियां दी है,
अगर मैं किस मुंह से जाके वोट पूछूं। और हम कांग्रेस रूलिंग के, कांग्रेस आई के, हम 8 में से 8 कांग्रेस के हैं और इन्हें बाहर का है अब कांग्रेस वो वाला आकर हमको हमारे फिलॉसफी को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि मैडम के 10 पॉइंट प्रोग्राम वाज वेरी पावरफुल। 10 पॉइंट प्रोग्राम, एक बैंक नेशनलाइजेशन, लैंड रिफॉर्म्स, बाउंडेड लेबर, इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन, ये जो 10 प्रोग्राम थे, ये 10 प्रोग्राम हम गांव गांव जाके पॉम्पलेट तैयार करके बांट के इनके खिलाफ माहौल कर दी। अब वो आदमी आया, क्या बोलना अब जाके किस मुंह से, तो हम गए, मैडम बोल रही तो हम कुछ नहीं बोल सके। और उनको ये भी बोले, मैडम यही आदमी आपके खिलाफ 79 में चिकमंगलूर से ठहरा, तुम उसको टिकट दिए, हमारी हालत क्या। डोंट वरी, आई विल सेट राइट एवरीथिंग बोले। तो इतना हम उसको गालियां भी दिए, उस हरासमेंट भी किया और हमारे मीटिंग को डिस्टर्ब किया। देखो हमारे मीटिंग को 144 लागू किया जब चंद्रशेखर गुलबर्गा आए थे। चंद्रशेखर, कृष्णकांत, मोहन धारिया, अर्जुन अरोरा, ये सब टीम आई थी। हम ऐसा ही छोटा एक मीटिंग टाउन हॉल में कर रहे थे, 1000-2000 लोग थे। इन्हें एक इश्यू कर दिया था उस वक्त कि ये 144 लगा और कोई मीटिंग नहीं होना चाहिए, लाठीचार्ज किया। ये चंद्रशेखर को 3 बार गुलबर्गा आना पड़ा, कृष्णकांत को, चंद्रशेखर को, उनको। और वैसे आदमी कि उसके खिलाफ चिकमंगलूर में भी हम प्रचार करें, तो इंदिरा गांधी जी को हम रिक्वेस्ट करें, कम से कम यहां तो टिकट मत दो, दूसरे किसी जगह। तब मैडम ने ये कहा, देखो आज नहीं कल आपको इसको फेस करना ही होगा, तो इसीलिए अब इस बार मैं इसको बागलकोट को भेजती हूँ, गुलबर्गा नहीं, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट भेज दी हूँ। हमारे पास नहीं लड़ सके वो, हम लड़ने नहीं दिए, क्योंकि यूनिटी भी थी और हम पार्टी के ओबीडियंट भी थे। उनके साथ जो मैडम कहते थे उसके लिए हम जान देने को भी तैयार थे, लड़ने। लेकिन ये आदमी हमारी जान लेने वाला ही अगर वहां आया तो बड़ा मुश्किल होगा। ये कन्विंस करने के बाद उनको वहां पर जगह मिली बागलकोट में। फिर उसके बाद हमारी और बेइज्जती क्या हो गई कि वहां से जीत के आने के बाद मैडम उसको कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दिया। चलो, तो फिर हम गए सब लोग, मैडम ये रिसेंटली आया, उसको तुम बनाए हमारी ये, अब हो गया, ठहरो, कुछ सोचू मत। फिर हमारी और भी बदकिस्मती, उसको कांग्रेस प्रेसिडेंट राजीव गांधी जी ने बनाया। तो ऐसे मुसीबतें आती हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसे मुसीबतें आती हैं, लेकिन आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। और वक्त ऐसा आता है जो व्यक्ति के लिए हम अपोज करते थे, जो व्यक्ति मैं बहुत बड़ा समझता था, वो व्यक्ति मेरे पास आके अपने बच्चे के लिए टिकट मांगने की नौबत आई और उसको मैं उसके बेटे को टिकट दिया, इसलिए दिया कि वो कांग्रेस में आ गया था और हारा थी वीरेंद्र भट्ट, उसका बच्चा भी हारा, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे। तो ये जो है कभी कभी एकादा होता है। मैं वैसा करने नहीं जाऊंगा जो आपके खिलाफ बहुत काम करे। मेरे जैसा अगर जो ये हुआ है तो थोड़ा कुछ हुआ तो ठीक है, संभाल लेंगे, लेकिन पूरा का पूरा ऐसा नहीं होना। लेकिन आपको पार्टी के लिए
सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, टॉलरेंस भी होना पड़ता है, पार्टी के उसूलों के तहत चलना भी चाहता है, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। ये मैं अनुभव से बताता हूं। फिर मैंने उसके बाद वो मिनिस्ट्री में मुझे नहीं लिया, और मेरा दोस्त था एक धर्म सिंह, उसको भी नहीं लिया, तो हम नहीं लिए, चुप बैठे, हम कुछ नहीं समझे, चलो छोड़ दिए। तो सडनली 10 महीने में ही उनका इंतकाल हुआ। तब राजू जी ने बदलकर दूसरे चीफ मिनिस्टर को लाए। खैर दूसरा चीफ मिनिस्टर को लेना ही पड़ता था, ले लिए। तो मैं ये आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, हर सिचुएशन का मुकाबला करना और टॉलरेंस रखना ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कोई आप हिमुलेशन मत समझिए, अरे मेरे को उन्हें ऐसा बोला, उन्हें वैसा बोला, ये बोलते चले जाते। भाई ये संस्था ऑर्गेनाइजेशन तो जिंदा रहने वाली है, अब 140 साल जिंदा है। कितने लोग मरे, कितने लोग गए, कितने लोग पार्टी छोड़ के गए, कितने लोग गए, मैं बोलने वाले सब गए, वो मट्टी में गए, फिर अभी भी आप लोग जिंदा है कांग्रेस। तो इसीलिए भाइयों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक तो राजू, हमारे राहुल गांधी जी का भी आंदोलन है, और ये हमारी जो लड़ाई भी है, ये किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए और संविधान बचाने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। तो आप ये इस पे कटिबद्धता रखेंगे और इस चीज को अनुष्ठान में लाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आप इस खास करके जो गुजरात की धरती है, और गुजरात में जो हमारे को गुजरात वालों ने जो संविधान, लोकतंत्र और आजादी दिलाई है, उसको हिफाजत करने का आपका काम है, गुजरात का, डीसीसी का। और बाकी के कितने भी हो, वो जो संगठन आज बीजेपी वाले करा रहे हैं, वो सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए, और सबसे ज्यादा अगर झूठ बोलते हैं, वो भी झूठ बोलने वाला भी आप ही के पास पैदा हुआ। तो मेरे को कहना ये है कि नोटबंदी करता हूं, 2 करोड़ नौकरियां देता हूं, 15 लाख रुपए काला धन देता हूं, मैं एमएसपी ये करता हूं। अरे कहा है भाई तुम्हारा? एक तो सच है इसमें, गांधी जी जो सत्य बोलते थे और देश को आजादी दिलाए, ये असत्य बोल के कुर्सी पे बैठा है। आज का मोदी असत्य बोल के, झूठ बोल के कुर्सी पे टिका हुआ है। इसीलिए राहुल गांधी एक नया स्लोगन ही निकाले हमारे कार्यकर्ताओं ने, क्या है? चोरी, हाँ, वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो उसका स्लोगन आया है, ये चोर के लिए आया है। और कभी गांधी जी अगर अब तक कुछ वो रहते थे, या अपेक्षा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि आयु के हिसाब से, लेकिन उनके विचार अभी भी जिंदा है। तो ये उनके विचारों को बहुत खत्म करने की काम कर रहे हैं। और आज अमीर और गरीब में खाई बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी की लड़ाई जारी है, और हमारे जितने भी एमएलए हैं, एमपीज हैं और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता हैं, और इनको मजबूती के साथ आप खड़ा होकर, हमारी जो कानून भी हम लाए, गरीबों के लिए ही लाए पहले से, जैसा कि सोनिया गांधी जी ने मनरेगा कार्यक्रम लाया, किसके लिए लाया?
गरीबों के लिए लाया। फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, किसके लिए? वो गरीबों के लिए। राइट टू इंफॉर्मेशन लाए कि ये सबको नागरिक को मालूम होना कि सरकार में क्या चल रहा है। और एजुकेशन का, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये सारी चीजें कांग्रेस गरीबों के भलाई के लिए, जनता के भलाई के लिए लाई। लेकिन बीजेपी और मोदी जी जनता की भलाई नहीं चाहते। वो सिर्फ अपने चंद दोस्तों की भलाई के लिए पूरा राष्ट्र का संपत्ति लुटा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर खत्म, प्राइवेट सेक्टर में एक या दो को सपोर्ट करते हैं। छोटे मोटे अपने धंधा बिजनेस करने वाले लोग खत्म हो गए। किसको फायदा कर रहे हैं आप? चंद लोगों को, चंद दोस्तों को। तो इसका आपको एक तोड़ना है। अखंड भारत के लिए हमको लड़ना है और हम ही वो काम कर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं कर सकते। ये आप याद रखिए। आप ही वो ताकत, आपकी ताकत के वजह से भारत अखंड रहेगा, एक रहेगा। लेकिन भाषण बहुत देते हैं बीजेपी वाले। कभी यहाँ जूनागढ़ नहीं आए शायद, चाइना के प्रधानमंत्री अहमदाबाद ही आए शायद। अहमदाबाद, हाँ वहाँ झूला था ना, हाँ वहाँ अहमदाबाद में झूले में खेले और बाद में वो हमारे बॉर्डर पे आकर हमला करे। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी के लोग, राहुल गांधी जी सभी ने बोला, अरे भाई तुम तो झूले पे खेले लेकिन बॉर्डर पे पूरा कब्जा कर रहा है। तब उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ये था, भारत के अंदर कोई घुसा नहीं, किसी को घुसने नहीं दिया। ये कहा कि नहीं? अब वो कोई घुसा नहीं, घुसने नहीं देगा, खुद ही जाके अब गले पड़ रहे। जब राहुल जी कहते थे कि चाइना ने ये कब्जा कर लिया है, तब इन्होंने बोला कि राहुल गांधी जी चाइना के एजेंट है, चाइना के पैसे इनके इंस्टीट्यूट्स को आते हैं। कहा कि नहीं? फिर अब क्यों गए भाई? ऐसा बदनाम पार्टी को यही लोग करे, हमारे पार्टी को, और करके यही लोग जाके उनके साथ मिलते हैं। देश के हित में हम अव्वल लोग हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। देश को जिंदा रखना, देश में एकता रखना और देश एक रहना, इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए कांग्रेस के लोग आज भी तैयार है। और पहला जो हमने सैक्रिफाइस किया देश को आजादी की दिला, और ये गुलामी का काम करते थे, ये ब्रिटिशर के गुलाम थे, नौकरी के लिए उनके पीछे फिरते थे। आजादी के लिए इन्होंने लड़ा नहीं। हमारे लोग आजादी के लिए लड़े, फांसी पे चढ़े, लाठियां खाए, जेल में भर गए। इन्हों क्या करे भाई? क्या करे? अब मलाई खाते बैठे हैं, दोस्तों को खिला रहे हैं, और ऊपर से बोलते मेरी इंच 56 इनकी छाती है, तो लेके क्या करूं मैं? वो टेलर के पास जाओ और एक कोट सिला लो। क्योंकि यहाँ कोई उनका एक फ्रेंड बोले, कोई भी कि बोले कि उसको सब डायमंड लगे हुए थे, तो कोई बोले भाई ये डायमंड लगे हुए नहीं, किसी मेरे ट्राइबल फ्रेंड ने ये 40 लाख के कोट बना के दिया। उन्होंने बोला, सुने नहीं? उनके आदमी, हाँ सूरज, तो डायमंड का कोट पहनने वाला आदमी ये कहता है, हमको सिखाता है कि देश क्या है, देशभक्ति क्या है, और देश को टिकाने में, आजादी टिकाने में हमारा हाथ है।
एकता के लिए, जैसा कि इस देश को एक रखना, इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी। राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई और उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा यहां गिरा, एक टुकड़ा वहां गिरा, और वो जमा कर लाकर उनका अग्नि संस्कार किया। है कोई आपके पास ऐसा आदमी? आज भी एक आदमी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लोगों के हालत पूछने के लिए चलता है, उसका मजाक उड़ाते हो। अरे तुम तो कुछ नहीं कर सकते। जो आज जो फैमिली देश के लिए लड़ रही, मर रही है, कुर्बानी दे रही, अरे वो तो याद करो। तो इसीलिए भाइयों, मैं आपको बहुत बात करके सताना नहीं चाहता, क्योंकि आप बोलेंगे भाई कितना देर बोलेगा इन्हों, और बोलते ही रहा, हम सुनते ही रहेंगे। तो मैं आपको इसलिए बोलना पड़ रहा है कि इतिहास जो रचता है, इतिहास जो बनाता है, वही आदमी बना सकता है जिसके पास ताकत है, जिसके पास कमिटमेंट है, जो देश को बचाने का, वही आदमी कर सकता है। तो ये कांग्रेस के पास है, और कांग्रेस आज काम कर रही है। तो आपको जो काम सौंपेंगे, माइक्रो मैनेजमेंट का हो, बूथ लेवल का हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कितने बहुत से लोग होंगे, लेकिन आपको कोई एक काम करना है कि बूथ लेवल से लेकर पीसीसी तक मजबूती बनाना है। और मैं देखा हूं बहुत से दफा, मेरे इलेक्शन में भी एजेंट बैठते थे। बैठने का पहले चलता था बहुत कि कोई ऐसा उतना सीरियस नहीं लेते थे। पहले हम इलेक्शन में पहला लड़ा तो मैं सिर्फ मेरे 6,000 रुपए खर्च हुए थे 72 में। फिर दूसरा लड़ा, मिनिस्टर बना था, तो लोगों के दिमाग में रहता है मिनिस्टर है भाई क्यों चंदा देना। लेकिन फिर भी 2-4 लोग रहते हैं, नहीं हमारे गांव में बहुत काम हो गया, हम कर लेंगे, कर लेते थे। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसा ही करते रहे। करते तो लोग सपोर्ट भी करते। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा, बूथ लेवल पे आप जो आदमी को बिठाते हैं वो बहुत ईमानदार आदमी होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और आप इसी को बोलना चाहिए। और एक एडिशनल, आप किसी का भी इलेक्शन में मदद लो, उसको 2 आपको फॉर्म लेना चाहिए। एक तो अपना असल पार्टी का आदमी, और एक और कोई आपका मित्र है तो उससे। पहला काम आपको करना होगा, आप इधर उधर नहीं देखना। जब कोई भी वोटिंग चलती है उस वक्त अपना आदमी हर घर का टिक मारते जाना, मिस नहीं करना एक भी। टिक मारने के बाद आपको मालूम होता किस घर में कितने लोग वोट डाले, कितने नहीं डाले। और उसमें यह भी मालूम होगा कि आपको किस एरिया से, किस गली के लोग आकर वोट डाले, और वो कौन से कम्युनिटी के हैं या कौन से पार्टी के। उसी के ऊपर आपको मालूम होता आपका रिजल्ट। लेकिन हमारे लोग क्या करते, टिक नहीं करते, उधर इधर जाते हैं, अल्टरनेट बिठाते नहीं। ये मजबूती का काम है, ये करो। उसके साथ में फिर बाद में दूसरे किसी को भेजकर लोगों को उठाना, करना, रिक्वेस्ट करना एडिशनल। ये अब तो मोदी जी का नया है स्टाइल कि इलेक्शन में एक लिस्ट
हमारे को पहले सर्कुलेट करते हैं, फिर उसके बाद इलेक्शन के दिन ये एडिशनल लिस्ट सीईसी से आई है, इलेक्शन कमीशन से आया है, ये नया लिस्ट है। अभी वो लिस्ट हमारे पास नहीं रहता उस वक्त, तो इसका पूरा पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो इतना मेहनत करके हम हारते जाएंगे। तो मैं इतना ही कह के आप तमाम लोगों को फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। आप इसको अच्छा चलाइए और उसूलन चलाइए, और जिन लोगों के लिए हम काम करना चाहते हैं उन लोगों के हित में काम करने के लिए जो कुछ आपको ट्रेनिंग होना चाहिए दिल से कीजिए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। आए गए अटेंडेंस वाले, सुबह हमारे पार्लियामेंट में ऐसा ही होता है, आते लोग पहला एक साइन डाल चले जाते, खत्म, उसके बाद आते ही नहीं। फिर वो हमारे वेणुगोपाल ढूंढते रहते हैं, उसे रमेश ढूंढते रहते हैं, हमारे मुकुल वासनिक साहब उसको बुलाओ इसको बुलाओ, ऐसा होता है। वैसा अटेंडेंस डाल के मत जाओ, दिल से बैठ के सीखो, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये इतना ही मैं कहकर मेरे 4 शब्द को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। आपके शब्द हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे। मैं विनती करता हूं तुषार चौधरी जी से, जो गुजरात विरोध पक्ष के नेता हैं, आए और आभार दर्शन करें। સંગઠન સૃજન અભિયાન અંતર્ગત જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખની પ્રશિક્ષણ શિબિરમાં ખાસ ઉપસ્થિત અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ પાર્ટીના અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી મલ્લિકાર્જુન ખરગે સાહેબ, આપણા જનરલ સેક્રેટરી ઓર્ગેનાઇઝેશન આદરણીય કેસી વેણુગોપાલ સર, આપણા પ્રભારી શ્રી મુકુલ વાસનિક સાહેબ, પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી અમિતભાઈ, આપણા પ્રશિક્ષણ શિબિરના સંયોજક કહેવાય એવા સચિન રાવજી, સેન્થિલજી, શ્રી વામસી રેડ્ડીજી, આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી ભરતસિંહભાઈ, આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા બનાસકાંઠાના સાંસદ જ્ઞાનીબેન, આપણા સેક્રેટરીશ્રીઓ શ્રી રામકિશન ઓઝાજી, ઉષા નાયડુજી, શ્રી ભૂપેન્દ્ર મરાવીજી, આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત મારા સાથી ધારાસભ્ય વિમલભાઈ, આપણા સેવાદળના સંયોજક લાલજીભાઈ, ભાઈ શ્રી જાવેદભાઈ પીરજાદા, ઋત્વિકભાઈ, પ્રગતિબેન, ઇન્દ્ર વિજયસિંહ બાપુ અને ઉપસ્થિત સૌ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખશ્રીઓ, અને છેલ્લે એકદમ પ્રશિક્ષણ શિબિરમાં આવ્યા હોય એમ બેઠા હોય એમ પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ ને રાજ્યસભાના સાંસદ આદરણીય શ્રી શક્તિસિંહ બાપુ, खरगे साहब को अगर प्रदेश अध्यक्षों का भी प्रशिक्षण शिविर रखना हो तो एक आज फोन करेंगे तो कल सब प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में पहुंच जाएंगे और 2 घंटे में उनका प्रशिक्षण हो जाएगा। लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जूनागढ़ तक आए, ऐसा हमने कभी देखा नहीं। वो इसलिए है कि आपकी नियुक्ति कोई आम नियुक्ति नहीं है, आपकी नियुक्ति खास है, और इसलिए आपके प्रति भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बहुत सारी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं और अपेक्षाएं भी है। तो ये सबको परिपूर्ण करने में ये 10 दिन में आपको जो भाता मिलेगा, यहां से जो सीख के जाओगे, उसका आप अमल अपने अपने जिलों में करोगे, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से कि आने वाले दिनों में कांग्रेस बहुत आगे बढ़ेगी।
और मैं आप सब जिला अध्यक्षों को पूछना चाहता हूं कि 14 अगस्त को हमने वार्ड छोड़ गद्दी छोड़ मसाल रैली की थी, तो आप सभी को ऐसा नहीं लगा कि उम्मीद से ज्यादा अच्छा कार्यक्रम हुआ? क्यों? क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ इश्यू जनता ने पकड़ लिया है और उसको हमें कैसे पकड़े रखना है वो हमें तय करना है। खड़गे साहब ने कहा कि भाई काम करते रहो, पल मिलते रहेंगे। खड़गे સાહેબની વાત કરું તો વિરોધ પક્ષના નેતા કર્ણાટક વિધાનસભા, વિરોધ પક્ષના નેતા લોકસભા, વિરોધ પક્ષના નેતા રાજ્યસભા, કર્ણાટક સરકારમાં કેબિનેટ મિનિસ્ટર, ભારત સરકારમાં કેબિનેટ મિનિસ્ટર, કર્ણાટકના પ્રદેશ પ્રમુખ ને આજે ઓલ ઇન્ડિયાના પ્રમુખ, એટલે તમે જોઈ શકો કે કોઈ લિસ્ટમાં કંઈ રહી જ નથી જતું, એટલું એમને કામ કરવાથી પદ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આપ્યું છે। એ જ રીતે આપણે બધા બી કામ કરતા રહીશું તો 100% કોંગ્રેસ પક્ષ આપણું પણ ધ્યાન રાખશે, આપણને પણ આગળ વધારશે। તો આજની આ શિબિરમાં બધા જ મહાનુભાવો ખાસ દિલ્હીથી આવીને આપણને માર્ગદર્શિત કર્યા, એ બદલ મંચસ્થ મહાનુભાવોનો પણ આભાર, આમંત્રિત મહેમાનોનો પણ આભાર અને આપ સૌનો પણ ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર। ધન્યવાદ।